अस्सलाम वालेकुम। आज हम मेट्रिक क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 करेंगे, जो है वेव्स एंड साउंड। इस चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आप सबको पता होगा कि आवाज़ हमारे कानों तक कैसे जाती है। हमारे घरों पे टीवी है तो हम अपनी छतों पे एंटीना क्यों लगाते हैं? सूरज और सितारों की रोशनी हम तक कैसे पहुंचती है? इन सभी सवालों के जवाबात हमें तभी मिलेंगे जब हम वेव्स को स्टडी करेंगे। अक्सर बच्चे जब तालाब में खेलने जाते हैं तो पानी में पत्थर मारते हैं ताकि पानी में सर्कुलर शेप्ड मूवमेंट प्रोड्यूस हो। कभी कभी बच्चे ये भी करते हैं कि वो एक रस्सी लेते हैं और उसे घुमाते जाते हैं ताकि वह स्नेक की शेप में बन जाए। अब पानी में जो सर्कुलर टाइप की मोशन हुई या रस्सी में स्नेक टाइप की मोशन हुई, ये सब मोशन कहलाते हैं और इस मोशन को हम नाम देते हैं वेव मोशन का। अब है ऑस्किलेशंस। कोई भी मोशन जब अपने आप को बार बार रिपीट करे तो उसे हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन को हम हार्मोनिक मोशन कहते हैं। पीरियोडिक मोशन में कोई ऑब्जेक्ट अगर आगे पीछे मूव करे तो उसे हम ऑस्किलेटरी मोशन कहते हैं। ऑस्किलेटरी मोशन के कुछ एग्जांपल्स ये हैं: झूला, घड़ी का कांटा, पियानो की स्ट्रिंग, एटसेट्रा। ऑस्किलेटरी मोशन में ज़्यादातर इलास्टिक रबर्स यूज़ होते हैं, इसीलिए पियानो की स्ट्रिंग के एक एंड पे हम कोई मास अटैच कर देते हैं और उसे छोड़ देते हैं तो वो बैक एंड फोर्थ आगे पीछे की मोशन में मूव करेगा, जैसे फिगर में दिखाया गया है। इसी तरह दूसरा एग्जांपल ले लें। हम अपनी एक फिंगर में रबर बैंड डालते हैं और उसके एक एंड से दूसरी फिंगर को ज़ोर से प्रेस करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। फिर रबर बैंड में एक मोशन प्रोड्यूस होती है, उसी मोशन को हम ऑस्किलेटरी मोशन कहते हैं। ऑस्किलेटरी मोशन में हमने पियानो की स्ट्रिंग के एक एंड पर एक मास अटैच किया था, फिर उसे छोड़ दिया था, फिर उससे वाइब्रेटरी मोशन हुई थी। वो वाइब्रेटरी मोशन एक कैरेक्टरिस्टिक है ऑस्किलेटरी मोशन की एक इम्पोर्टेंट क्लास की, जिसे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। यहाँ पे हम एक ब्लॉक लगा रहे हैं, उसको रेस्ट पोजीशन में रख रहे हैं, फिर उस पर फोर्स लगा रहे हैं ताकि वो राइट साइड में मूव करे। ब्लॉक पे एक रीस्टोरिंग फोर्स लग रही है, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं। अब यहाँ पे 2 कंडीशंस बन जाएंगी। पहली कंडीशन ये है कि हमने एक ब्लॉक लगाया है जो कि रेस्ट में है और वो किसी सरफेस पे पड़ा हुआ है, तो ब्लॉक और सरफेस आपस में नॉर्मल होंगे, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन में होंगे। अब दूसरी कंडीशन ये है कि
जो मास लगा हुआ है उस पर हम कोई फोर्स लगा रहे हैं ताकि वो राइट में चला जाए। हमने जो फोर्स लगाई है उसे हम रिस्टोरिंग फोर्स कहेंगे और उसे कैपिटल F से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो हमने फोर्स लगाई है ताकि वो राइट साइड में मूव कर जाए उसको हम X से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस सेकंड कंडीशन को हम इक्वेशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लाइक F = kx। यहाँ पे k जो लगा है वो फोर्स कांस्टेंट है। अब हम ये अज्यूम करेंगे कि ब्लॉक रेस्ट पोजीशन में है, वो राइट में मूव नहीं हुआ और इसे हम हुक्स लॉ का नाम दे रहे हैं। फिर हम फोर्स और अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट या मोशन की रिलेशनशिप को हुक्स लॉ की फॉर्म में लिख सकते हैं। बट सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिस्कशन में हम रिस्टोरिंग फोर्स में इंटरेस्टेड हैं, किसी और फोर्स में नहीं। इसलिए हम डिस्प्लेसमेंट फोर्स को अपोजिट कर देंगे रिस्टोरिंग फोर्स में और हमारी इक्वेशन बन जाएगी F = -kx, जहाँ पे k फोर्स का कांस्टेंट है। अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन लेफ्ट साइड पर है तो रिस्टोरिंग फोर्स राइट साइड पर लगेगी। इसी तरह F पॉजिटिव और X नेगेटिव हो जाएगा। हमें पता है कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में जब फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगती है तो वो उसके मास और एक्सीलरेशन के बराबर होती है। इसीलिए इक्वेशन हो जाएगी F = ma -kx। अब हमें एक्सीलरेशन फाइंड करनी है तो इक्वेशन हो जाएगी कि a = -k/m × x। ये इक्वेशन बेसिक इक्वेशन है हर उस चीज़ के लिए जिसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन मौजूद हो। इक्वेशन में k और m दोनों कांस्टेंट हैं, इसलिए इक्वेशन बन जाएगी a = कांस्टेंट x। कांस्टेंट को हटाने के लिए हम एक साइन देते हैं, उसको कहते हैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो हम लिखेंगे a प्रोपोर्शनल -x। अब इसका नतीजा ये निकला कि एक्सीलरेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। ये हुई सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे। पहला टर्म है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन का मतलब है वन कंप्लीट राउंड ट्रिप। मतलब अगर हम पियानो बजा रहे हैं और स्ट्रिंग कंप्लीट ट्रिप लगाएगी, एंड पॉइंट तक जाएगी, तो उसे हम वाइब्रेशन बोलेंगे। उसके बाद दूसरा टर्म है टाइम पीरियड। जो वाइब्रेशन हुई उस पर जितना टाइम लगा वो टाइम पीरियड होगा। टाइम पीरियड को हम सेकंड में मेजर करेंगे। उसके बाद तीसरा टर्म है फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में जितनी भी वाइब्रेशंस होंगी उन सब को फ्रीक्वेंसी कहेंगे। फ्रीक्वेंसी के SI यूनिट्स वाइब्रेशंस, साइकिल्स एंड हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे से रिलेट करते हैं एक इक्वेशन के थ्रू। इक्वेशन होगी F = 1/t। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है ऑब्जेक्ट का मोशन में आना। डिस्प्लेसमेंट के बाद पांचवा टर्म है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। हमने देखा कि हमने जब मास स्प्रिंग के साथ अटैच किया तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की फॉर्म में आया, क्योंकि स्प्रिंग की इक्विलिब्रियम पोजीशन में एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई डिस्प्लेसमेंट के साथ। अब हमने स्प्रिंग के साथ जो मास लगाया उसने कितने टाइम में डिस्प्लेसमेंट कवर की, वो टाइम होगा t = 2π √m/k। जैसे कि हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी 1/t के इक्वल है और t की वैल्यू है 2π √m/k। तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1/2π √m/k। अब है सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जाम्पल जो है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन है कि हम एक मेटेलिक बॉब को एक धागे के साथ अटैच कर दें और वह धागा इनइलास्टिक इन नेचर हो। अगर धागा इलास्टिक होगा तो उसकी लेंथ कम ज़्यादा होती रहेगी, लेकिन हमें एक ही लेंथ चाहिए तो हम इनइलास्टिक धागा यूज़ करेंगे। अब आप फिगर में ही देख रहे हैं कि हमने एक मेटेलिक बॉब अटैच कर दिया है एक धागे से जो इनइलास्टिक इन नेचर है।
ताकि जो बॉब है वो आगे पीछे मूव करे बट उसकी लेंथ सेम ही रहे। ये हुआ सिंपल पेंडुलम। अगर हम बॉब को डिस्प्लेस करते हैं उसकी मेन पोजीशन मतलब एक्चुअल पोजीशन से, जिसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो एक न्यू पोजीशन पे पहुंच जाएगा जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे और फिर उसे छोड़ देंगे तो वो अपनी मेन पोजीशन मतलब एक्चुअल पोजीशन ओ तक पहुंच जाएगा। बॉब रेस्ट की पोजीशन में नहीं आएगा, लेकिन इनर्शिया की वजह से वो पॉइंट बी तक जाएगा। मतलब उसकी एक्चुअल पोजीशन को हम ओ से रिप्रेजेंट करेंगे, जिस पोजीशन में हमने छोड़ा उस पोजीशन को ए से रिप्रेजेंट करेंगे और जो दूसरी पोजीशन है उसे बी से रिप्रेजेंट करेंगे। जब बॉब ओ से लेकर बी तक जाएगा तो वो ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करेगा और उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, एक पॉइंट पे आके ज़ीरो पे आके रुक जाएगी। और फिर से बी पोजीशन से ओ पोजीशन तक आएगा और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। देखें, अब बॉब ओ से बी तक आएगा, वेलोसिटी डिक्रीज होगी। बॉब बी से ओ तक जाएगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगी। अब बॉब ग्रेविटी के साथ ए से ओ तक जाएगा। बॉब अपनी लोएस्ट पोजीशन पे आ गया क्योंकि उसकी वेलोसिटी बार बार इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। इसीलिए बॉब की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई। इसी वजह से बॉब की वेलोसिटी मैक्सिमम है उसकी एक्चुअल पोजीशन पर। बॉब मेन पोजीशन पर पहुंचकर अपनी हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया। यहाँ पर बॉब की पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी। अब बॉब का आधा हिस्सा पोटेंशियल एनर्जी और आधा हिस्सा काइनेटिक एनर्जी हो गया, बट बॉब की टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। ऊपर जो भी हमने डिस्कस किया उससे यही कंक्लूजन निकला कि सिंपल पेंडुलम में एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। इसीलिए सिंपल पेंडुलम के मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड दिया गया है t = 2π√L/g। यहाँ पे L लेंथ है डिस्प्लेसमेंट की और g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अगर पेंडुलम एक राउंड कंप्लीट करने में सिर्फ 2 सेकंड लेता है तो उसे सेकंड पेंडुलम कहते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन का दूसरा एग्जाम्पल है रेजोनेंस। जब एक्सटर्नल फोर्स एक्चुअल फोर्स के इक्वल हो जाती है तो रेजोनेंस प्रोड्यूस होता है। फिगर में जो एग्जाम्पल दिया गया है वो ये है कि हमने एक रस्सी ली है, उस पर अलग अलग लेंथ के पेंडुलम लगा दिए हैं। यहाँ पे सिर्फ पेंडुलम ए और पेंडुलम सी की लेंथ एक जैसी है, बाकी सारे पेंडुलम्स की लेंथ एक दूसरे से अलग है। ए और सी की लेंथ सेम है। इसका मतलब ये है कि जिस फ्रीक्वेंसी के साथ ए मूव करेगा उसी फ्रीक्वेंसी के साथ सी भी मूव करेगा। मतलब ये हुआ कि ए और सी की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी सेम है। बाकी पेंडुलम्स की लेंथ अलग है तो उनकी फ्रीक्वेंसी भी अलग होगी। उन पेंडुलम्स को हम जिस फोर्स से डिस्प्लेस करेंगे वो फोर्स सेम होगी। इस फिनोमेना को हम कहेंगे रेजोनेंस। सिंपल हार्मोनिक मोशन का तीसरा एग्जाम्पल है वेव मोशन। हम अक्सर ये करते हैं कि पानी का एक टब भरा होता है और हम उसमें पेंसिल को डिप करते हैं तो उस पानी के सरफेस में सर्कुलर रिब्स बनती हैं, जैसे फिगर में दिखाया गया है। अगर आप पानी से भरे टब में एक लकड़ी का टुकड़ा डाल दोगे तो पानी ऊपर नीचे होगा और उसमें लहरें बनेंगी। इन्हीं लहरों को हम कहते हैं वेव मोशन। ये लहरें ना सिर्फ पानी में पर गैसियम में भी बन सकती हैं। अगर हम एक रस्सी बांधें और उसके एक एंड को ज़ोर से खींचें तो उसमें भी लहरें बनेंगी, जैसे फिगर में दिखाया गया है। अगर हम इस अमल को कंटिन्यू करें तो बहुत सी लहरें बन सकती हैं। ऊपर की सारी डिस्कशन से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि वेव इज़ अ ट्रैवलिंग डिस्टर्बेंस। अब हम एक दीवार पर रस्सी लगाएंगे, उसके एक एंड को लूजली खींचेंगे तो हम देखेंगे कि उसमें इक्वली बंधी जाएंगी।
जब हम उस रस्सी को छोड़ देंगे तब हम देखेंगे कि उस रस्सी में जो वेव्स बनी हैं वो हमारे हाथ की फोर्स की वजह से आहिस्ता आहिस्ता खुलती जाएंगी। हमारे हाथ की जो फोर्स रस्सी पर लगी उस फोर्स को हम पुल फोर्स या पुश फोर्स भी कह सकते हैं। इस फोर्स की वजह से वेव्स खुल जाएंगी और जब वो खुल जाएंगी तो उनमें डिस्टेंस आ जाएगा। इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे रियर फ्रैक्शन। जिस पोजीशन पे ये डिस्टेंस कम हो जाएगा उस पोजीशन को बोलेंगे कंप्रेशन। यहाँ से ये देखा गया कि जो कंप्रेशन है और रियर फ्रैक्शन ये दोनों फोर्सेस इसी पे एक ही डायरेक्शन पे मूव कर रही हैं, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। फिगर में जो स्पेसेस खुले हुए दिखाए गए हैं वो रियर फ्रैक्शन है और जो स्पेसेस बंद दिखाए गए हैं वो कंप्रेशंस हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। वेव की पहली कैरेक्टरिस्टिक है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब है एक वक्त में कितनी वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स का यूनिट है साइकिल पर सेकंड और इसका फॉर्मूला है F=1/T। वेव की दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है टाइम पीरियड। पियानो की एक स्ट्रिंग कंप्लीट ट्रिप करेगी वो टाइम पीरियड है। स्प्रिंग का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसे क्रस्ट कहेंगे और जो नीचे वाला हिस्सा है उसे ट्रफ कहेंगे। टाइम पीरियड का यूनिट सेकंड है और सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी के इन्वर्स होगा, दैट इज़ T=1/F। वेव्स की तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है वेवलेंथ एंड एम्पलीट्यूड। इस टर्मिनोलॉजी को क्लियर करने के लिए बुक में एक फिगर दी गई है। फिगर में जो स्ट्रेट लाइन बनाई गई है वो नॉर्मल स्प्रिंग को शो कर रही है। फिगर में मौजूद पॉइंट ए पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट को शो कर रही है। फिगर में वेव नीचे आ रही है मतलब क्रस्ट और ऊपर जा रही है तो ट्रफ। अब एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ तक जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को वेवलेंथ कहते हैं। वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं और एक ट्रफ से क्रस्ट तक का डिस्टेंस एम्पलीट्यूड कहलाएगा। वेव की चौथी कैरेक्टरिस्टिक है वेव वेलोसिटी। वेवलेंथ वेव पीरियड और वेलोसिटी के बीच में रिलेशनशिप दिखाती है। जैसे हमें पता है वेलोसिटी = डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस का मतलब है वेवलेंथ और टाइम पीरियड। वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड।